हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पीसी फार्मा में। जी, हम फार्माकोलॉजी थर्ड पढ़ने वाले हैं, जिसमें 3-4 लेक्चर हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया है और वो यूट्यूब पे अपलोडेड है। जी, आज जो फार्माकोलॉजी थर्ड सेमेस्टर 6 है बी फार्मेसी का, ठीक है, इसमें टॉपिक है हमारा नेजल डिकंजेस्टेंट। इसमें हम एक बार ये बता देते हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे थे जिसके अंडर में ये टॉपिक्स, वो था रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट मेडिकेशन, यानी कि जो हमारे श्वसन तंत्र पे दवाइयां काम करती हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमने उसमें एंटीएस्थमेटिक, एंटीटसिव, एक्सपेक्टोरेंट, ये सब टॉपिक्स कवर कर लिया है। आज का जो टॉपिक है वो है नेजल डिकंजेस्टेंट। ठीक, नेजल मतलब सीधे सीधे नाक की बात हो रही है, नेजल कैविटी की बात हो रही है। डिकंजेस्टेंट ये थोड़ा सा समझने वाली टर्म्स है यहाँ पे। तो कंजेस्टेंट, इसको भी अगर दो भाग में बांट दें हम, ठीक, कंजेस्टेंट जो वर्ड है, कंजेस्टेंट का मीनिंग होता है जकड़न। कंजेस्टेड आपने सुना होगा वर्ड, कंजेस्टेंट जकड़न, उधर नाक इधर जकड़न, यानी नाक में जकड़न की बात हुई। अब डी वर्ड वहां पे लगा है, तो ऐसी दवाई है जो जकड़न को दूर करे या जकड़न को ठीक करे। नेजल डिकंजेस्टेंट, नाक के जकड़न को ठीक करने वाली दवा, सीधे सीधे ये इसकी बात करनी है हमें। तो वहां पे डिफिनेशन भी हम लोगों ने लिखा है, देखिए इसमें क्या है। दे आर ए टाइप ऑफ मेडिसिन दैट कैन प्रोवाइड शॉर्ट टर्म रिलीफ फॉर ए ब्लॉक और स्टफी नोज या फिर नेजल कंजेशन। ये एक ऐसी दवाई है जो कि हमें देती है शॉर्ट टर्म रिलीफ, कुछ समय के लिए राहत देती है। किस चीजों से भैया? ब्लॉक और स्टफी नोज, जो नाकों में ब्लॉकेज है, प्रतिबंध हुआ है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ब्लॉक, ठीक है ना, सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है, और स्टफी नोज, टाइटनेस, जकड़न, उसी को नेजल कंजेशन। ऐसी दवाई है जो हमें राहत देती है कुछ समय के लिए, कम समय के लिए, ब्लॉकेज, स्टफी नोज और नेजल कंजेशन से। ठीक है, नीचे लिखा है दे वर्क बाय रिड्यूसिंग द स्वेलिंग ऑफ द ब्लड वेजल्स इन योर नोज, दिस हेल्प टू ओपन अप द एयरवेज। ये कार्य कैसे करते हैं? दे वर्क बाय, ये कार्य करते हैं रिड्यूसिंग द स्वेलिंग, सूजन को कम करके, नाक में जो सूजन हुई है उसको कम करके। जब भी जकड़न होती है नाक में, तो नाक के इनर लाइनिंग जो म्यूकसल मेम्ब्रेन है उसमें आर्टरियोल्स पाए जाते हैं, कैपिलरीज पाई जाती है, जो पतली पतली आर्टरी के ही फॉर्म है। आर्टरियोल्स और कैपिलरीज, पतली पतली नसें होती हैं, उनमें सूजन आ जाता है। ठीक, तो वही लिख रहा है बाय रिड्यूसिंग द स्वेलिंग ऑफ द ब्लड वेजल्स, ब्लड वेजल्स की जो स्वेलिंग, सूजन हुआ है वहां पे, उसको कम करके ये दवाइयां काम करती हैं। दिस हेल्प टू ओपन अप द एयरवेज, जो कि मदद करता है नाक की रास्ते को, एयरवेज, हवा के रास्ते को खोलने का। नाक आपको पता ही है कि इसका काम ही है हवा को ले जाना और ले आना। ठीक है, तो ये है नेजल डिकंजेस्टेंट। और हम पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें अब इसका क्लासिफिकेशन भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक और थेराप्यूटिक यूज, एडवर्स इफेक्ट, ये सब चीजें हमें बतानी पड़ती है। ठीक है, तो आपने ये टॉपिक समझ लिया, नेजल डिकंजेस्टेंट, या उसका डिफिनेशन समझ लिया। ठीक है, ऐसी दवाई जो नाक के जकड़न को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, यहां पे इस पोर्शन पे क्लासिफिकेशन ऑफ नेजल डिकंजेस्टेंट, नाक की जो दवाइयां हैं नाक के जकड़न को ठीक करने वाली, उसके वर्गीकरण किया गया है कि ढेर सारी दवाइयां हैं इसके अंतर्गत, और वो एक ही काम कहीं ना कहीं करती हैं, नाक के जकड़न को ठीक करती हैं। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन में यही चीज है कि ढेर सारी दवाइयां हैं, वो नेजल डिकंजेस्टेंट जो कंडीशन है उसी को ठीक करेंगे। चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन सी दवाइयां भैया, और कितने केमिकल से डेरिवेटिव है या कितने तरीके से काम करती है। तो यहां पे 3 तरीके की दवाइयां हैं, 1 2 3। पहला है एड्रेनलिन रिलीजिंग एजेंट, दूसरा है अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट, और तीसरा है कार्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, एड्रेनलिन रिलीजिंग एजेंट, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट और कार्टिकोस्टेरॉइड, ये 3 तरीके की दवाइयां हैं, जिसमें उसके अंदर भी उसी की प्रजाति या उसी की कैटेगरी से बोलिए जो होती हैं वो इंक्लूडेड है, उसमें एग्जांपल के तौर पे लिखे गए हैं, जो सेम वही काम करेंगी सभी दवाइयां उसमें की, 5 6 4 जो भी हैं। देखते हैं एड्रेनलिन रिलीजिंग एजेंट में कौन कौन सी दवाइयां हैं। एग्जांपल है एफेड्रीन, फेनिल, प्रोबेनेल, एमीन, स्यूडो इफेड्रीन, और है लास्ट में प्रोफिल हेक्सेड्रीन।
ठीक है, ये 4 दवाइयां एड्रेनलिन रिलीजिंग एजेंट में है। अब एड्रेनलिन रिलीजिंग एजेंट से यहां थोड़ा सा टर्म जो है इसका मतलब समझ लेते हैं। एड्रेनलिन जो है ये एक हार्मोन्स है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है। ठीक, रिलीजिंग एजेंट ऐसी दवाइयां देंगे कि एड्रेनलिन रिलीज ही हो हमारे बॉडी में। हमें करवाना है, क्यों करवाना है? क्योंकि हमारे बॉडी में इन सब का फिजियोलॉजिकल रोल है। तो कुछ चेंजेस करेंगे जिसकी वजह से नाक का जकड़न ठीक हो जाएगा। हमारा अल्टीमेट गोल तो यही है दवाई देने का, कि जो भी दे रहे हैं उसकी वजह से नाक का जकड़न ठीक होना चाहिए। ओके, तो ये एड्रेनलिन रिलीजिंग एजेंट, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसको देख लेंगे। थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा। उसी में दूसरी कैटेगरी जो है आप देख पा रहे हैं, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट है। अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर आपको याद होगा, आपने नर्वस सिस्टम में पढ़ा था। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ही उपनाम है एड्रेनर्जिक सिस्टम या फिर एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। उसके रिसेप्टर्स हैं तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर बोल दिया जाता है। सिंपैथेटिक का मेनली रोल भी जानते हैं कि फाइट एंड फ्लाइट मोड करता है, यानी कि चीजों को बढ़ाने का काम करता है। चलिए देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म मोड ऑफ एक्शन। ठीक है, MOA शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। एड्रेनलिन रिलीजिंग एजेंट के बारे में देखते हैं। एड्रेनलिन रिलीजिंग एजेंट, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है भैया, इसमें की दवाइयां देते हैं तो इसकी दवाइयां ही यहां पे मेंशन की गई है। एड्रेनलिन लिख लेते हैं, सॉरी इफेक्ट्रीन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। इफेक्ट्रीन, ठीक, ये दवाइयां अब ये जब दे रहे हैं तो हो क्या रहा है भैया? When it orally administered in a patient, orally administration, ठीक, उसके बाद ये बाइंड करेंगे अल्फा 1, अल्फा 2 एंड बीटा 1 एंड बीटा 2 इन रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। इफेड्रीन जब हम दवाई ले रहे हैं या फिर पेशेंट को दे रहे हैं जो नेजल कंजेस्टेंट जिसमें हुआ है, तो वो बाइंड करती हैं वो दवाइयां हमारे जो शरीर में अल्फा रिसेप्टर्स हैं और बीटा रिसेप्टर। ठीक, होता क्या है आपको मेनली याद होना चाहिए, ये अओर्टा में पाए जाते हैं। अओर्टा जो हार्ट का पार्ट है, ऊपरी हिस्से पे सिचुएटेड है, लोकेटेड है। ठीक, तो वहां पे होता क्या था जब हम देते हैं तो ये वैजो कंस्ट्रिक्शन का काम करते हैं। वैजो कंस्ट्रिक्शन का काम करते हैं रिसेप्टर से बाइंड करके। ठीक है ना, कोई भी ऐसी दवाई देते हैं या फिर ये रिसेप्टर जो है वहां पे प्रेजेंट है ताकि वहां पे हार्मोन्स वगैरह बाइंड करें इन रिसेप्टर से और वेजल्स को कंस्ट्रिक्ट करें, नसों को सिकुड़ाएं। तो जब सीधे हमें रिलेट करना है अपने कंडीशन से, हमारी नाक में भी सूजन हो रहा है। सूजन किसमें हो रहा है भैया? आर्ट्रियोल्स या कैपिलरीज में, नसों में, उसमें स्वेलिंग हो जा रही है। ठीक है, और स्वेलिंग हो रही है तो वहां पे कंजेस्टेड हो जा रहा है एरिया, जिसकी वजह से हवा आ जा नहीं पा रहा है, जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करना, एक्सहेल करना। ठीक है, तो अब ये जब बाइंड कर रहे हैं इनसे तो यहां पे भी वही सेम चीजें होंगी। वेजल्स जो है यानी सीधे सीधे बोलेंगे आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स, नाक में जो आर्ट्रियोल्स प्रेजेंट हैं, आर्ट्रियोल्स आर कंस्ट्रिक्टेड, कंस्ट्रिक्टेड। ठीक, इफेड्रिन लिया ओरली और बाइंड कर रहा है वो अल्फा बीटा रिसेप्टर से, और देन हमें रिजल्ट मिल रहा है आर्ट्रियोल्स आर कंस्ट्रिक्टेड, आर्ट्रियोल्स जो है कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। और नाक में यही तो दिक्कत थी कि वहां पे जो वेजल्स है, नसें हैं, वो फैली पड़ी थी, स्वेलिंग हुई थी। तो जब उसे कंस्ट्रिक्ट कर देंगे तो एयरवेज पैसेज जो है वो फिर से ओपन हो जाएगा, जितना हमें चाहिए, जितना हमारे बॉडी के लिए कैपेबल है कि हाँ सांस लेता है प्रॉपर। ठीक है, तो ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एड्रेनलिन रिलीजिंग एजेंट। एड्रेनलिन रिलीजिंग एजेंट, इफेड्रिन गया और ये एडमिनिस्ट्रेशन हमने किया और वो रिसेप्टर से बाइंड किया और ये हमें रिजल्ट मिल गया। 10 पेशेंट आर फ्री रिलीज। ओके,
ये हो गया एड्रेनलिन रिलीजिंग एजेंट का मोड ऑफ एक्शन। अब यहीं पे अगर फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें एड्रेनलिन रिलीजिंग एजेंट का, तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन आप समझते हैं कि दवा का बॉडी पे या बॉडी पार्ट्स पे, बॉडी ऑर्गन पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो पहला तो यही है कि ये कंस्टिट्यूट करता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप जानते भी हैं क्योंकि इतने बार पढ़ चुके हैं, ये हमारे अब एकदम फ्लुएंसी बन चुकी है फार्माकोलॉजी को लेके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड अब पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन पहला कंस्ट्रिक्ट द वेजल्स। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अगर कंस्ट्रिक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं बीपी भी बढ़ेगी, जो वेजल्स कंस्ट्रिक्ट होगा तो आप लिखेंगे स्लाइटली बीपी आर इंक्रीज। ठीक है, ऊपर तरफ सिंबल है यानी बढ़ रहा है। ठीक है, ये 2-3 फैक्टर इस पे काम करेंगे। चलिए ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो गया। अब यहीं पे थोड़ी सी बात कर लेंगे हम लोग फार्माकोकाइनेटिक की। शरीर में जब दवाइयां जा रही हैं, इनहेल हो रहे हैं, तो आखिर क्या क्या एक्शन होता है। ठीक है, देख लेते हैं। ओरली एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं पहले तो फार्माकोकाइनेटिक्स ओरली एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ठीक, देन इट एब्जॉर्ब्ड properly। अब एब्जॉर्ब तो हो गए, और हमारे फार्माकोकाइनेटिक में यही लिखा रहता है एब्जॉर्ब हुए, उसके बाद कितना वो मेटाबोलाइज हो रहे हैं और कहां हो रहे हैं। तो मेटाबोलाइज होते हैं लीवर में, मेटाबोलाइजिंग लीवर। ठीक है, अतः जब मेटाबोलाइज हो गए तो अब उनको एक्सीड आउट करना है, क्योंकि शरीर में हमेशा के लिए तो इनको छोड़ना नहीं है कि हरदम बीपी बढ़ा के रखें, ये ऐसा काम दें। ठीक है, तो इट एक्सीडेड फ्रॉम या थ्रू यूरिन। ओके, ठीक है, और ये एडमिनिस्टर्ड हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है प्रॉपर्ली, और लीवर में मेटाबोलाइज हो रहा है, और एक्सीड फ्रॉम यूरिन। ठीक है, ये हो गया फार्माकोकाइनेटिक। वैसे आप लोग फार्माकोकाइनेटिक पता ही होगा डेफिनेशन या फिर क्या इसका मीन है। चलिए, अब ये तो हो गया। इसमें यूज अगर देखा जाए तो यूज इसका पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। कोल्ड में, सर्दी जब जुकाम होता है। ठीक है, नेजल कंजेशन जो कंडीशन है। ठीक है, 2 हो गया। कफ में अक्सर जकड़न वगैरह होता है, उसमें भी दिया जा सकता है। ठीक, सीजनल फीवर या हे फीवर बोलते हैं, HEY, हे फीवर। ठीक है, उसे सीजनल फीवर बोलते हैं। जैसे जो मौसम चेंज हुआ सर्दी जुकाम ऐसा होने लगता है, तो उसमें भी दिया जाता है। तो ये 4-5 कंडीशन में से यूज करते हैं ठीक करने के लिए। कोल्ड में, कफ में, नेजल कंजेशन, सीजनल फीवर, अस्थमा में भी। ठीक है, रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड अगर तो बहुत सारे जो रिस्पिरेटरी संबंधित बीमारी है उसमें कहीं ना कहीं ये अप्लीकेबल है। ओके, एडवर्स इफेक्ट क्या क्या आएंगे भैया। ड्राई माउथ होता है, इसकी वजह से थोड़ा सा स्लाइटली नर्वसनेस फील करता है व्यक्ति, और हेडेक देखने को मिलता है। ये हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि होगा ही, हो सकते हैं एडवर्स इफेक्ट। चलिए ठीक है, आपने एड्रेनलिन रिलीजिंग एजेंट के बारे में मोड ऑफ एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यूज, एडवर्स इफेक्ट ये डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा अगले जो ड्रग है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट, अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट आपको पता है। आप लोग एगोनिस्ट के बारे में कमेंट में लिख के बताएंगे कि क्या होता है। हम आपके सेंटेंसेस या आपके एक्सप्लेनेशन को जानना चाहेंगे। जो भी लोग 10, 20, 50, 100 लोग व्यूअर हैं, उसमें से जो भी अगर लगे आप देख रहे हैं वीडियो तो जरूर बताइए एगोनिस्ट के बारे में। एगोनिस्ट क्या है वैसे डिस्कस में कर ही लेंगे हम लोग, आप समझ भी रहे हैं।
एड्रेनर्जिक रिसेप्टर अभी बताया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो भी रिसेप्टर पाए जाते हैं उनको एड्रेनर्जिक रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक है। उनसे जब दवाइयां बाइंड करती हैं और उसके कार्य को बढ़ाती हैं तो उसी को इन दवाइयों की इन कैटेगरी में दवाई को रखा गया, ठीक। अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, अल्फा बीटा ये सब आ रहे हैं, लेकिन स्पेशली अल्फा की बात हो रही है। तो जब भी ये दवाई देंगे सीधे सीधे लिखेंगे और ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड, ठीक है। हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, देन इट बाइंड टू अल्फा रिसेप्टर या अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, ठीक। और आपको पता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एगोनिस्ट की बात हो रही है, बढ़ाने की बात हो रही है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपको यही देखने को मिलता है कि बीपी बढ़ना, ब्रीदिंग रेट बढ़ना, रिस्पायरेशन जिसे बोलते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम भी फंक्शनिंग ज्यादा कर देता है, सांस लेना, ये सब चीजें। तो यहां पे भी सेम सिस्टम वही होगा। जब अल्फा रिसेप्टर से दवाइयां बाइंड करेंगी तो हार्टबीट बढ़ने का मतलब है कि वहां पे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, और ब्लड प्रेशर तभी बढ़ता है जब ब्लड वेजल्स कंस्ट्रिक्टेड होते हैं। सेम फंक्शनिंग इसका भी है, लेकिन उसमें अलग कैटेगरी दवाई है तो वो अलग कैटेगरी में रख दी गई है। तो यहां पे भी कंस्ट्रिक्शन होगा, कंस्ट्रिक्शन ऑफ, स्पेशली हम बात कर रहे हैं नेजल की, तो कंस्ट्रिक्शन स्पेशली अकर्स इन नेजल वेजल्स, ठीक है। नाक की जो वेजल्स है, नसें हैं, उसमें कंस्ट्रिक्शन होगा, सिकुड़न होगा, और सिकुड़न होगा तो जो हमारा सूजन हुआ था वो अब कम हो जाएगा। सूजन होना यानी कि उन नसों का डायमीटर्स बढ़ गए थे, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे रास्ते में जगह कम हो गया था नाक के रास्ते में, और सांस लेने में दिक्कत हुई। तो ये भी सेम मैकेनिज्म था, मिलता जुलता एड्रेनलिन रिलीजिंग एजेंट की तरह, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट का, ठीक है ना। बाइंड किया अल्फा रिसेप्टर से, और उसके बाद अल्फा रिसेप्टर या बीटा रिसेप्टर ये सब काम ही करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के हैं, तो कंस्ट्रिक्शन वगैरह को बढ़ाने का। तो वहां पे भी एगोनिस्ट की तरह काम कर रहा है, कंस्ट्रिक्शन बढ़ गया, और नेजल कैविटी जो है उसका डायमीटर अब बढ़ गया, उसमें जगह ज्यादा हो गई, ठीक। ये भी हो गया। अब कार्टिकोस्टेरॉइड ये एस्थमेटिक में यूज हो रहा था, फिर इधर भी यूज हो रहा है नेजल कंजेशन में। उधर तो हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसका डिस्कस किया, फिर यहां भी देख लेते हैं थोड़ा सा कार्टिकोस्टेरॉइड में क्या चीजें हैं। कार्टिकोस्टेरॉइड इसको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से हमें समझना पड़ेगा। बस शरीर में आपको बताया कि हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रीन ये सब ऐसे हार्मोन्स हैं जो दर्द, सूजन, खुजली ये करवाने का काम करते हैं। जो ऐसे हार्मोन्स हैं जो दर्द, सूजन, खुजली ये सब करवाने का काम करते हैं, ठीक है। तो अब होगा क्या इसमें, कार्टिकोस्टेरॉइड का क्या रोल है। कार्टिकोस्टेरॉइड जो है ऐसी दवा है जो मेम्ब्रेन पे जाती है और मेम्ब्रेन के फंक्शंस को बढ़ा देते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन है वहां पे आवागमन, जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है चीजों का, दवा का, इन सब चीजों का, उनको बढ़ा देती है, ठीक। तो यहां पे जो प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह इन सब चीजों की वजह से दिक्कत हो रही थी, तो वहां पे जब दवाई जाएगी तो ये रोकने का काम करेंगी। साथ में भी दिया जाता है एडिटिव की तरह, या फिर अलग से भी दे सकते हैं। जिसमें प्रेडनिसोलोन नहीं है उसको देख लेते हैं। तो हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे कैसे ल्यूकोट्रीन वगैरह अफेक्ट कर रहे हैं, और वहीं पे बता देंगे कार्टिकोस्टेरॉइड कहां पे उसके एक्शन को रोक देगा, ठीक। तो आपको पता है हमारा सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड से मिलकर बना है। फास्फोलिपिड कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इनसे मिलकर बना है फास्फोलिपिड, ठीक है। इसके वजह से क्या हो रहा है, मेम्ब्रेन पे ये प्रेजेंट क्योंकि बना ही इसी से, तो हो क्या रहा है, यहां पे आर्किडोनिक एसिड रिलीज होता है। किसके प्रेजेंस में, फास्फोलिपिड के प्रेजेंस में, आर्किडोनिक एसिड, ठीक है। जब आर्किडोनिक एसिड सिक्रीट हो रहा है तो यहीं पे लिपो ऑक्सीजनेज एंजाइम बन रहा है, लिपो ऑक्सीजनेज एंजाइम, ठीक है। ये एंजाइम है, इस जहां वर्ड लगता है स्पेशली इसको समझाया जाता है कि एंजाइम की बात हो रही है। और दूसरे साइड में भी बनता है साइक्लो ऑक्सीजनेज, साइक्लो ऑक्सीजनेज, ठीक। ये चीजें हो रही है। इन एंजाइम के प्रेजेंस में बनते हैं इस साइड प्रोस्टाग्लैंडिन,
जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है हमारे शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन दर्द करवाने का, पेन, ठीक है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन। इस साइड में भी क्या बन रहा है भैया, इस साइड में बन रहा है ल्यूकोट्रीन, ल्यूकोट्रीन, ठीक है। और भी फैक्टर है PAF, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। प्लेटलेट की वजह से भी आपको पता है कि क्लॉटिंग होता है, जहां पे भी बॉडी में इकट्ठा हुआ प्लेटलेट, जिसकी संख्या हमारे शरीर में 4.5 लाख अपर लिमिट और लोअर 1.5 लाख होनी चाहिए, 1.5 लाख से 4.5 लाख होनी चाहिए। ये भी जब इकट्ठा होते हैं तो क्लॉटिंग वगैरह कराते हैं, जिसकी वजह से हमें नेजल कंडीशन होगा। समझ आ रही है? कार्टिकोस्टेरॉइड को काम करवाना है। फास्फोलिपिड जो है सेल्फ प्रेजेंट है या उसी से मिलकर सेल बना है, सेल मेम्ब्रेन आपको पता है। आर्टिजोनिक एसिड यहाँ पे रिलीज होती है, ठीक है। आर्टिजोनिक एसिड के प्रेजेंस में 2 एंजाइम वहां पे रिलीज होते हैं, जो लिपोऑक्सीजनेज है और एक तरफ लिखा है साइक्लोऑक्सीजनेज। साइक्लोऑक्सीजनेज के प्रेजेंस में प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहा है और उधर लिपोऑक्सीजनेज के प्रेजेंस में ल्यूकोट्रीन और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर बन रहे हैं। तो ये चीजें होती जब है, प्रोस्टाग्लैंडिन आपको पता है दर्द करवाएगा, सूजन करवाएगा, उधर ल्यूकोट्रीन का भी सेम रोल है ना। तो अब हमें ये करवाना ही नहीं, ये बनने ही नहीं देना है, क्योंकि पेशेंट वैसे ही पीड़ित है, नाक में जकड़न हो रहा है बार-बार सूजन की वजह से। तो यहीं पे जस्ट कार्टिकोस्टेरॉइड जो है एक्ट करता है और फास्फोलिपिड के अगले एक्शन को, आगे के जो एक्शन है उनको रोक देता है, ठीक है। कार्टिकोस्टेरॉइड में आपने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, है ना, ये सब चीजें हैं। तो भैया हमने आज कवर कर लिया नेजल डिकंजेस्टेंट, जो फार्माकोलॉजी थर्ड का टॉपिक था, ठीक है। इसमें हमने उसका डेफिनेशन जाना, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में जाना और उसी में एड्रेनलिन रिलीजिंग एजेंट के फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोलॉजिकल एक्शन और यूज और एडवर्स इफेक्ट, ये लगभग सभी कैटेगरी की दवाओं का सेम ही रहेगा। यूज, एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, लगभग सेम ही रहेगा। यूज तो सेम ही है क्योंकि हम उसी दवाई को पढ़ रहे हैं, तो ठीक है। इसके लेक्चर्स जो है, जो भी आपके 4-5 टॉपिक फर्स्ट यूनिट के हमने कवर किया है, वीडियो अपलोडेड भी है, उसका आज नोट्स हम अपलोड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पीसी फार्मा पे, ठीक है। आप वहां पे विजिट करिए और उससे देखिए, उसमें चीजें आप जो भी मेंशन है उसको पढ़िए, समझिए। ओके, आई होप इट्स वीडियो इज हेल्पफुल फॉर योर ग्रोथ, डेवलप नॉलेज, ठीक है। तो नया चैनल है, आप इसको सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कुछ भी सजेस्ट करना है तो जरूर सजेस्ट करिए अपने बड़े भाई, छोटे भाई या दोस्त समझ के। ओके, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।